हेलो ऑल। लास्ट क्लास में हमने सीआईआरपी प्रोसेस को कंप्लीट किया था जो सेक्शन 32 तक कवर करता था। आज हम सेक्शन 33 से स्टार्ट करेंगे, लिक्विडेशन प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। आज हम इसके बारे में लिक्विडेशन प्रोसेस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। द कोड कंसर्न्स इटसेल्फ ओनली विद दोज कॉर्पोरेट डेटर विच हैव डिफॉल्टेड इन पेमेंट ऑफ डेट्स। द कॉर्पोरेट डेटर एट द फर्स्ट स्टेज इज पुट इनटू रेजोल्यूशन मोड, यानी कि जो कॉर्पोरेट डाटा है उसको सबसे पहले एट द फर्स्ट स्टेज क्या किया जाता है, उसको रिवाइव करने की कोशिश की जाती है कि कंपनी एज एन गोइंग कंसर्न चल जाए और कंपनी एज एन रिवाइवल हो जाए कंपनी का। तो देन द प्रोसेस इज कॉल्ड द सीआईआरपी प्रोसेस बोला जाता है उसको। फर्स्ट स्टेज हमारा यही प्रोसेस जो हमने सेक्शन 32 तक कवर किया था। हमने पूरी मेहनत करी कि कोशिश करी कि कंपनी एज ए गोइंग कंसर्न चल पड़े। देन फर्स्ट स्टेज में हमने यही कोशिश की थी कि जो कंपनी की सीआईआरपी प्रोसेस हो जाए कंप्लीट और उसके बाद कंपनी रिवाइवल में चली जाए। लेकिन फिर भी हमने इतनी मेहनत करने के बाद भी हाउएवर इफ अटेम्प्ट्स टू रिजोल्व द इंसॉल्वेंसी ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर फेल, फिर भी अगर जो उसकी जो है कॉर्पोरेट डेटर को हम एज ए गोइंग कंसर्न नहीं चला पाते, उस केस में क्या है, लिक्विडेशन के बारे में ऑर्डर कर दिया जाएगा। व्हेन नो प्लान इज रिसीव ड्यूरिंग द सीआरपी पीरियड, अगर कोई रेजोल्यूशन प्लान ही नहीं बना या वेयर अगर प्लान बना है तो वो क्या हो गया है, रिजेक्ट कर दिया गया है। किसके द्वारा? सीओसी के द्वारा, क्योंकि जो प्लान है वो रिजेक्ट हो चुका है या तो प्लान बना ही नहीं है। देखो दो बातें हैं, या तो प्लान बना ही नहीं है और अगर प्लान बन गया है तो वो अप्रूव नहीं हुआ। तो उस केस में क्या हो जाएगा, जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है शेल पास एन ऑर्डर रिक्वायरिंग द कॉर्पोरेट डाटा टू बी लिक्विडेटेड। तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी तो लिक्विडेशन ऑर्डर पास कर देगी कॉर्पोरेट डाटा के रिगार्डिंग। तो देन उसके बारे में सेक्शन 33 में बताया गया है कि इनिशिएशन ऑफ लिक्विडेशन वेयर द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी नोट रिसीव्ड ए प्लान। देखो ये पॉइंट में बोला गया कि कोई रेजोल्यूशन प्लान ही रिसीव नहीं हुआ या फिर रिजेक्ट्स द रेजोल्यूशन प्लान। सेकंड बी पॉइंट में बोला गया है कि यह जो प्लान बना था लेकिन वो रिजेक्ट हो गया, सीओसी ने जो प्लान है वो रिजेक्ट कर दिया। तो उस केस में क्या होगा, पास एन ऑर्डर रिक्वायरिंग द कॉर्पोरेट डाटा टू बी लिक्विडेटेड। तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है वो लिक्विडेशन ऑर्डर पास कर देगी और पब्लिक अनाउंसमेंट कर देगी। देखो इस पॉइंट में बोला गया है इशू ए पब्लिक अनाउंसमेंट। पब्लिक अनाउंसमेंट तो करनी पड़ेगी ना भाई, कि कोई अगर नॉर्मल पब्लिक है उसमें पैसा ना लगाए क्योंकि कंपनी लिक्विडेशन में जा रही है। तो इसलिए क्या है, पब्लिक अनाउंसमेंट करना कंपलसरी है। रिक्वायर सच ऑर्डर टू बी सेंड टू द अथॉरिटी विद विच द कॉर्पोरेट डाटा इज रजिस्टर्ड, यानी कि जो अथॉरिटी है जहाँ कॉर्पोरेट डाटा रजिस्टर्ड है, जैसे मान लो कोई कंपनी है तो वो जहाँ पे भी जो आरओसी है जहाँ पे वो कंपनी रजिस्टर्ड है तो वहाँ पे भी जो कॉपी ऑफ ऑर्डर है वो सेंड किया जाएगा। ठीक है, तो देन इसमें एक चार्ट फॉर्म में दी गई हैं यही चीज़ें। देन हम आगे इसके बारे में पढ़ते हैं। इंटीमेशन ऑफ द डिसीजन ऑफ कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स टू लिक्विडेट टू एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। तो जो कमिटी ऑफ क्रेडिटर का जो डिसीजन है, जब अगर कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स ने ही ये डिसीजन ले लिया कि कंपनी को लिक्विडेट करना है तो उसके बाद उनको क्या करना होगा, 66% वोटिंग शेयर से अप्रूवल देना होगा ये ऑर्डर पास करने के लिए। ठीक है, तो इसमें हमने क्या किया, देखो वेयर द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल एट एनी टाइम ड्यूरिंग द कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस बट बिफोर कन्फर्मेशन ऑफ रेजोल्यूशन प्लान इंटीमेट्स द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ऑफ द डिसीजन ऑफ सीओसी, यानी कि सीओसी ने खुद ने ही ये डिसीजन लिया है कि कंपनी को लिक्विडेट करना है तो वो इंटीमेट करेगी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को। ठीक है, थ्रू रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के थ्रू इंटीमेट किया जाएगा। 66% वोटिंग शेयर रिक्वायरमेंट होगी उस केस में। और देन जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है वो क्या कर देगी, लिक्विडेशन का ऑर्डर पास कर देगी। जो लिक्विडेशन का ये जो है इस केस में क्या है, सीओसी ने खुद ने डिसीजन लिया है लिक्विडेट करवाने के लिए। अब हम आगे ये जो दिया है कंट्रावेंशन ऑफ रेजोल्यूशन प्लान, ये जो हमने जो रेजोल्यूशन प्लान जो है वो बनाया था ना और उसमें कोई कंडीशन है वो कंट्राविन कर दी। देखो ये बताया गया है कंट्रावेंशन ऑफ रेजोल्यूशन प्लान एज अप्रूव्ड बाय एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, यानी कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने जो रेजोल्यूशन प्लान है वो अप्रूव भी कर दिया था लेकिन उसकी कोई कंडीशंस है जो कंट्राविन हो गई है तो उस वजह से जो कंपनी है वो लिक्विडेशन में चली गई। देखो चार चीजें हैं यहाँ पे। ठीक है, एक देखो एक एक यहाँ पे हमने पढ़ा कि जो प्लान ही नहीं बना, जब कंपनी जो लिक्विडेशन में चली जाएगी, ऐसी कौन सी सिचुएशंस हैं, देखो चार सिचुएशंस हैं। एक तो जो है प्लान ही नहीं बना, तो भाई प्लान ही नहीं बना तो कंपनी क्या है, चली जाएगी लिक्विडेशन में चली जाएगी। ठीक है, रिजेक्ट द रेजोल्यूशन प्लान, या जो रेजोल्यूशन प्लान है जो वो रिजेक्ट हो गया, बनाया तो था लेकिन वो प्लान अप्रूव नहीं हुआ। या फिर क्या हुआ, अगर सीओसी ने खुद ने ही डिसीजन ले लिया कि कंपनी को लिक्विडेट करना ही है, या फिर जो प्लान अप्रूव भी हो गया था, प्लान बन गया था या प्लान अप्रूव भी हो गया था बट उसकी जो कंडीशन है, कोई कंडीशन है जो कंट्राविन हो गई, तो उस केस में कंपनी लिक्विडेशन में चली जाएगी। तो सबसे पहले ये चार कंडीशन हमें ध्यान रखनी होगी कि प्लान ही नहीं बना, अगर बना तो रिजेक्ट हो गया, या फिर सीओसी ने खुद ने डिसीजन लिया,
फोर्थ पॉइंट क्या है, या फिर जो प्लान अप्रूव हो गया था उसकी कोई कंडीशन ब्रीच हो गई और फिर वो कंट्रावेंशन ऑफ रेजोल्यूशन प्लान हो गया, तो वो कंपनी लिक्विडेशन में चली जाएगी। तो ये चार चीजें मैंने आपको दोबारा से समझा दी अच्छे से, आप इसको एक बार रीड आउट कर लेना। डिटर्मिनेशन ऑफ कंट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द रेजोल्यूशन प्लान, तो उसके बाद क्या है, कंपनी लिक्विडेशन में चली जाएगी। तो देन बार टू फाइलिंग ऑफ शूट एंड लीगल प्रोसीडिंग्स, जब कोई लिक्विडेशन ऑर्डर पास हो जाएगा, व्हेन लिक्विडेशन ऑर्डर हैज बीन पास्ड नो शूट और अदर लीगल प्रोसीडिंग शैल बी इंस्टीट्यूटेड। ये यहीं से एक पेपर में क्वेश्चन बन के आता है कि लिक्विडेशन ऑर्डर पास हो चुका है, क्या अब लिक्विडेशन प्रोसीडिंग स्टार्ट हो सकती हैं? तो बट भाई अब कोई लिक्विडेशन प्रोसीडिंग नहीं होंगी जब लिक्विडेशन ऑर्डर पास हो गया। बट अगर जो लिक्विडेटर चाहता है ना, देखो ये लिखा हुआ है प्रोवाइजो में, प्रोवाइडेड ए शूट और अदर लीगल प्रोसीडिंग मे बी इंस्टीट्यूटेड बाय द लिक्विडेटर, अगर लिक्विडेटर चाहे तो कोई लीगल प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूट हो सकती है, बट उसको प्रायर अप्रूवल लेना होगा, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का प्रायर अप्रूवल लेना होगा। और एक ये एक्सेप्शन दे रखी है कि अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई ट्रांजैक्शन है उसको नोटिफाई किया है, तो उस केस में जो है ये लीगल प्रोसीडिंग्स के जो रिस्ट्रिक्शंस है वो एप्लीकेबल नहीं होगी, मतलब लीगल प्रोसीडिंग्स की जा सकती हैं अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई ऐसी ट्रांजैक्शन को नोटिफाई किया है। ठीक है, तो ये पेपर के लिए रेलिवेंट पॉइंट है, अच्छे से आप इसको एक बार गो थ्रू कर लेना। तो हम आगे पढ़ते हैं। ऑर्डर टू बी डीम्ड टू बी नोटिस ऑफ डिस्चार्ज, जो ऐसे कौन से ऑर्डर हैं जिसमें नोटिस ऑफ डिस्चार्ज माना जाएगा? देखो, ऑर्डर फॉर लिक्विडेशन अंडर दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू बी नोटिस ऑफ डिस्चार्ज टू द ऑफिसर एम्प्लॉय और वर्कमैन ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर, यानी कि माना जाएगा कि बिजनेस डिस्चार्ज हो गया, एक्सेप्ट व्हेन द बिजनेस ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर, अगर बिजनेस ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर इज कंटिन्यूस ड्यूरिंग द लिक्विडेशन प्रोसेस बाय द लिक्विडेटर, तो तब वो क्या है, बिजनेस डिस्चार्ज नहीं माना जाएगा। देखो लिखा है, एक्सेप्ट लिखा है ना, व्हेन द बिजनेस ऑफ कॉर्पोरेट डेटर इज कंटिन्यूड, अगर बिजनेस को कंटिन्यू किया जा रहा है तो उस केस में बिजनेस डिस्चार्ज नहीं मानेंगे। और यहाँ पे कुछ कंडीशंस दी हुई हैं, देखो दिया गया है, सो फ्रॉम अबव इट कैन बी कंक्लूडेड दैट अंडर द कोड ए कॉर्पोरेट डेटर मे बी पुट इनटू लिक्विडेशन इन द फॉलोइंग सिनेरियोज, जो ये इन केसेस में है वो कंपनी लिक्विडेशन में चली जाएगी। नॉन रिसिप्ट ऑफ रेजोल्यूशन प्लान रिसीव नहीं हुआ, या 66% मेजोरिटी ऑफ द क्रेडिटर्स कमिटी रिजोल्व टू लिक्विडेट द कॉर्पोरेट डेटर एट एनी टाइम ड्यूरिंग द इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस बिफोर कन्फर्मेशन ऑफ द रेजोल्यूशन प्लान, द क्रेडिटर्स कमिटी डज नॉट अप्रूव ए रेजोल्यूशन प्लान विद इन 180 डेज। ठीक है, या फिर और उसको एक्स्ट्रा 90 डेज का टाइम भी दिया गया था, तब भी वो जो रेजोल्यूशन प्लान है वो अप्रूव नहीं हुआ। एनसीएलटी रिजेक्ट्स द रेजोल्यूशन प्लान, या एनसीएलटी ने जो है रेजोल्यूशन प्लान को रिजेक्ट कर दिया ऑन टेक्निकल ग्राउंड्स, ये कंडीशंस दी हुई हैं। ओनली वंस द एनसीएलटी पासेज एन ऑर्डर ऑफ लिक्विडेशन ए मोरेटोरियम इज इम्पोज्ड ऑन द पेंडिंग लीगल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट द कॉर्पोरेट डेटर एंड द एसेट्स ऑफ द डेटर वेस्ट इन द लिक्विडेशन एस्टेट, तो उस टाइम पे जो एनसीएलटी ने ऑर्डर पास कर दिया तो मोरेटोरियम जो है वो खत्म हो जाएगा, एंड देन जो कंपनी की जो एसेट्स हैं वो लिक्विडेशन में चली जाएंगी। ठीक है, सो ये हमें चार्ट के थ्रू बताया गया, आप इसको पढ़ सकते हो। अपॉइंटमेंट ऑफ लिक्विडेटर एंड फीस टू बी पेड, जो लिक्विडेटर की जो फीस है वो कैसे पे की जाएगी। रेजुलेशन एप्लीकेंट टू एक्ट एज लिक्विडेटर, यानी कि जो रेजुलेशन एप्लीकेंट, जो रेजुलेशन प्रोफेशनल, सॉरी यहाँ पे लिखा है रेजुलेशन प्रोफेशनल टू एक्ट एज लिक्विडेटर, यानी कि जो आरपी था, जो सीआईआरपी प्रोसेस में आरपी था जो, तो वो आरपी एज एन लिक्विडेटर काम करेगा यहाँ पे। तो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंटेड फॉर द कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। ठीक है, तो उस केस में जो आरपी था ना वो एज एन लिक्विडेटर काम करेगा, हमें उसकी क्या लेनी होगी, रिटर्न कंसेंट लेनी होगी। और वो सबमिट किसको की जाएगी, रिटर्न कंसेंट, आरपी की जो रिटर्न कंसेंट है वो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को सबमिट की जाएगी। तो देन जो आरपी है वो शेल एक्ट एज लिक्विडेटर फॉर द पर्पज ऑफ लिक्विडेशन, देन आरपी है वो लिक्विडेटर के रूप में कार्य करेगा। ठीक है, एंड अगर एनसीएल प्रोवाइडेड की जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने रिप्लेसमेंट ऑर्डर नहीं दिया है। ठीक है, तो हम आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। पावर्स ऑफ बोर्ड केएमपी वेस्टेड इन लिक्विडेटर, जब लिक्विडेशन ऑर्डर पास कर दिया जाता है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के द्वारा, देन जो पावर्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो किस में वेस्ट हो जाएगी, लिक्विडेटर में वेस्ट हो जाएगी। पर्सनल टू एक्सटेंड कोऑपरेशन टू लिक्विडेटर, जो पर्सनल है कॉर्पोरेट डेटर के जो पर्सनल है, ठीक है, वो क्या करेंगे, सारी असिस्टेंस कॉपरेशन प्रोवाइड करेंगे लिक्विडेटर को। सो देन ऑर्डर टू रिप्लेस द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, जो अगर रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को रिप्लेस करने का ऑर्डर दिया गया है, देखो ये चीज़ें बताई गई है। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी शैल बाय ऑर्डर रिप्लेस द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल इफ, यानी कि जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है वो उसको रिप्लेसमेंट का ऑर्डर दे सकती है आरपी का। ठीक है, जो आरपी को रिप्लेस करने के लिए बोल सकती है ये कंडीशंस में। द रेजोल्यूशन प्लान सबमिटेड बाय द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, यानी कि रेजोल्यूशन प्रोफेशनल ने जो रेजोल्यूशन प्लान सबमिट किया था वो रिजेक्ट हो चुका है, या वो प्लान ऐसा बनाया गया था कि वो कंडीशंस को मैट नहीं कर पाया, फेलर टू मीट द रिक्वायरमेंट्स, जो रिक्वायरमेंट्स
थी ना, उनको वो मीट नहीं कर पाया, तो फिर उसका क्या ही मतलब बना, तो फिर किसी और ही जो है उसको लेके आएंगे ना, तो आरपी को रिप्लेसमेंट तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो प्लान ही बनाने में सक्षम नहीं है, तो उस केस में जो है आरपी का रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा। देन बोर्ड रिकमेंड्स, या फिर बोर्ड ने खुद ने ही बोल दिया कि आरपी का रिप्लेसमेंट चाहिए, तब तो कुछ कर ही नहीं सकते, फिर तो रिप्लेसमेंट करना ही होगा, तो आरपी का रिप्लेसमेंट हो जाएगा। या फिर रेजोल्यूशन प्रोफेशनल फेल्स टू सबमिट रिटन कंसेंट, या रेजोल्यूशन प्रोफेशनल की जो हमें रिटन कंसेंट चाहिए होती है, तो उसने वो रिटन कंसेंट नहीं दी, तो ये 3 कंडीशंस है जिसमें जो है रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को रिप्लेस किया जा सकता है। नंबर 1 जो हमने पढ़ा कि अगर वो प्लान को अप्रूव करवाने में सक्षम नहीं हो पाता, या कोई ऐसी कंडीशन है जिसको वो मीट नहीं कर पाता, या फिर बोर्ड ने खुद ने ही मना कर दिया, ठीक है। और नंबर 3 क्या है, या फिर उसने रिटन कंसेंट सबमिट नहीं करी, तो उस केस में क्या है, रिप्लेसमेंट हो जाएगा रेजोल्यूशन प्रोफेशनल का। देन ए टू डायरेक्ट टू द आईबीबीआई टू प्रपोज नेम ऑफ अनदर आईपी, तब जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है वो डायरेक्शन देगी, जो हमने पहले भी पढ़ा था कि जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है वो बोर्ड को बोलेगी कि किसी और प्रोफेशनल का नाम रिकमेंड करे। देन बोर्ड क्या करेगा, विद इन 10 डेज जो है जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल का जो और नाम जो है रिकमेंड करेगी, तो बोर्ड शेल प्रपोज द नेम ऑफ अनदर इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल का जो नाम है वो रिकमेंड करेगी अलॉन्ग विद रिटन कंसेंट विद इन 10 डेज, ठीक है। तो जो बोर्ड है जो ये हमने प्रोसीजर पहले भी पढ़ा था, तो जब पहले जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है वो बोर्ड को बोलेगी, देन बोर्ड क्या करेगा, 10 दिन के अंदर अंदर इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल का नाम रिकमेंड करेगा। सो देन आगे एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी टू अपॉइंट इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एज द लिक्विडेटर, जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल जो बोर्ड ने रिकमेंड किया ना, तो उसको एज एन लिक्विडेटर अपॉइंट किया जाएगा, ठीक है। तो देन चार्ज ऑफ फीस फॉर कंडक्ट ऑफ लिक्विडेशन प्रोसीडिंग्स, तो उस केस में क्या है, फीस कैसे चार्ज की जाएगी, सच प्रोपोर्शन टू द वैल्यू ऑफ द लिक्विडेशन एस्टेट एसेट एज में बी स्पेसिफाइड द बोर्ड, जो बोर्ड ने स्पेसिफाई की है। पेमेंट ऑफ फीस, पेमेंट कैसे की जाएगी, शैल बी पेड टू द लिक्विडेटर फ्रॉम द प्रोसीड्स ऑफ लिक्विडेशन एसेट्स, एस्टेट से जो है लिक्विडेटर की फीस पे की जाएगी। इसमें एक हमें अमेंडमेंट है रेगुलेशन 4 में, हमारे अमेंडमेंट नोट से उसको हम कवर करेंगे, ये एक इंपॉर्टेंट है। आप एक बात का ध्यान रखना, जहाँ पे भी है ना ये रेलिवेंट रहेगा, जो भी पेज पे देखो 3.96 पेज है, ये हमने अमेंडमेंट लिख दिया, तो हमें इजिली तरीके से याद आ जाएगा कि ये पेज पे अमेंडमेंट है। हर पेज पे आप अपनी बुक में ऐसे ही मार्क कर सकते हैं, तो हम एक बार अमेंडमेंट गो थ्रू कर लेते हैं। तो जो इसमें अमेंडमेंट है, जो रेगुलेशन 4 में अमेंडमेंट है कि जो कंसल्टेशन कमिटी है, कंसल्टेशन कमिटी में फिक्स द फी ऑफ द लिक्विडेटर इन इट्स फर्स्ट मीटिंग। अगर जो सीओसी है, सबसे पहले जो लिक्विडेटर की फीस कौन डिसाइड करेगा, सीओसी करेगी, ठीक है। कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स लिक्विडेटर की फीस को फिक्स करेगी। अगर कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स ने लिक्विडेटर की फीस को जो है फिक्स नहीं किया, तो उस केस में क्या होगा, कंसल्टेशन कमिटी में फिक्स द फी ऑफ द लिक्विडेटर इन इट्स फर्स्ट मीटिंग, तो कंसल्टेशन कमिटी है वो फिक्स कर सकती है अपनी फर्स्ट मीटिंग में लिक्विडेटर की फीस को। तो ये रेलिवेंट अमेंडमेंट है रेगुलेशन 4 में, ठीक है। सो देन हम वापस अपने प्रोविजन पर चलते हैं। तो यहाँ तक हमने कवर किया था, देखो सेक्शन 33 पढ़ा था, अभी हमने इसके बारे में पढ़ा है, जो आगे पढ़ा ये रेजोल्यूशन प्रोफेशनल टू एक्ट एज लिक्विडेटर, इसके बारे में हमने पढ़ा। देन हमने रिप्लेसमेंट के बारे में पढ़ा, जो आरपी का रिप्लेसमेंट हुआ तो जब बोर्ड ने उसका नाम रिकमेंड किया इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल का। सो हम यहाँ पे हम चल रहा था हमारा अमेंडमेंट का पोर्शन 3.96 पेज से, ठीक है। सो देन हमने रेगुलेशन 4 के बारे में पढ़ा कि जो कंसल्टेशन कमेटी है वो लिक्विडेटर की फीस को फिक्स करेगी अगर सीओसी ने फिक्स नहीं किया है। सो देन आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ लिक्विडेटर। तो लिक्विडेटर की क्या पावर्स एंड ड्यूटीज रहेंगी, तो लिक्विडेटर क्या करेगा, टू वेरीफाई क्लेम्स को वेरीफाई करेगा, टू टेक इनटू कस्टडी और कंट्रोल ऑल द एसेट्स, तो सभी एसेट्स को क्या है वो कस्टडी में लेगा, टू वैल्यूएट द एसेट्स एंड प्रॉपर्टी ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर, ठीक है, टू टेक मेजर्स टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व द एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज, तो प्रॉपर्टी को मेजर करेगा, टू कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर फॉर इट्स बेनिफिशियल लिक्विडेशन, मतलब उसका जो कॉर्पोरेट डेटर का है वो बेनिफिशियल लिक्विडेशन एज ए बिजनेस जो करेगा, ठीक है। सो देन टू सेल द इमूवेबल एंड मूवेबल प्रॉपर्टी एंड एक्शनेबल क्लेम्स को बेचेगा, टू ड्रा एक्सेप्ट मेक एंड एंडोर्स एनी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, टू टेक आउट इन हिज ऑफिशियल नेम लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू एनी डिसीज कंट्रीब्यूटरी,
so then to obtain any professional assistance from any person or appoint any professional in discharge of his duties, obligation and responsibilities। तो ये सारी जो लिस्ट दी हुई है पावर एंड ड्यूटीज ऑफ लिक्विडेटर दी हुई है, जो आप एक बार रीड आउट कर सकते हैं, जनरल पॉइंट्स हैं, आप गो थ्रू कर सकते हैं इनको एक बार, ठीक है। सो देन हम आगे इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। लिक्विडेशन एस्टेट क्या होता है, सेक्शन 36 में बताया गया है। फॉर्म एंड एस्टेट ऑफ एसेट, जो क्या है कि लिक्विडेटर शेल फॉर्म एंड एस्टेट ऑफ एसेट, सारी जो कॉर्पोरेट डेटर की जो सारी एसेट्स जो है लिक्विडेटर वो इकट्ठा करेगा और उसको क्या बोलते हैं, लिक्विडेशन एस्टेट बोलते हैं, ठीक है। वो क्या होगा, लिक्विडेटर टू होल्ड लिक्विडेशन एस्टेट इन फिड्यूसरी, फिड्यूसरी यानी कि जिम्मेदार व्यक्ति के एज ए पोजीशन में उसको हेल्ड करेगा, लिक्विडेशन एस्टेट को लिक्विडेटर हेल्ड करेगा, ठीक है। सो एसेट्स विच फॉर्म पार्ट ऑफ लिक्विडेशन एसेट्स, वो कौन सी एसेट्स है जो लिक्विडेशन एस्टेट का जो पार्ट बनती हैं, ठीक है। तो ये हमें लिस्ट दी गई है, देखो ये पढ़ लेते हैं। एन एसेट ओवर विच द कॉर्पोरेट डेटर हैज ओनरशिप राइट, जहाँ पर यानी कि ओनरशिप राइट्स हैं जहाँ पर कॉर्पोरेट डेटर के, ठीक है, तो वो लिक्विडेशन एस्टेट में इंक्लूडेड की जाएंगी। एसेट्स दैट मे और मे नॉट बी इन पोजीशन ऑफ कॉर्पोरेट डेटर इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू अनकम्बर्ड एसेट्स को हम इंक्लूड नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो देन टेंजिबल एसेट वेदर मूवेबल और इमूवेबल, इनटेंजिबल एसेट्स जो है उनको भी इंक्लूड किया जाएगा। एसेट सब्जेक्ट टू डिटर्मिनेशन ऑफ ओनरशिप बाय द कोर्ट और अथॉरिटी, द एसेट और देयर वैल्यू रिकवर्ड थ्रू प्रोसीडिंग्स फॉर अवॉइडेंस ऑफ ट्रांजेक्शंस इन अकॉर्डेंस विद दिस चैप्टर। एनी एसेट ऑफ कॉर्पोरेट डेटर इन रिस्पेक्ट ऑफ व्हिच सिक्योर्ड क्रेडिटर हैज लिंक्ड सिक्योरिटी इंटरेस्ट, या सिक्योर्ड क्रेडिटर ने जो अपना रिलिंक्विश कर दिया है सिक्योरिटी इंटरेस्ट। सो देन एनी अदर प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू और वेस्टेड इन द कॉर्पोरेट डेटर एट द इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट, ठीक है। तो ऑल अदर प्रोसीड्स ऑफ लिक्विडेशन, सो ये जो लिस्ट दी हुई है हमें एसेट्स की, उन एसेट्स की दी गई है जो लिक्विडेशन एस्टेट में इंक्लूड की जाएगी। और नीचे जो हमें इसके बारे में एक अमेंडमेंट भी है जो हम पढ़ेंगे। नीचे जो लिस्ट दी गई है, एसेट्स विच डोंट फॉर्म पार्ट ऑफ लिक्विडेशन एस्टेट, यानी कि जो लिक्विडेशन एस्टेट में इंक्लूड नहीं की जाएगी। एक बार हम इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद ये अमेंडमेंट को गो थ्रू करेंगे। जो एसेट्स हैं जो हेल्ड इन ट्रस्ट और फॉर एनी थर्ड पार्टी, यानी कि थर्ड पार्टी के ट्रस्ट में हेल्ड की गई है, ठीक है, तो वो एबिलमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं तो उनको हम लिक्विडेशन एस्टेट में इंक्लूड नहीं करेंगे। या एसेट्स इन सिक्योरिटी कोलेटरल हेल्ड बाय फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, उनको लिक्विडेशन एस्टेट में इंक्लूड नहीं करेंगे। पर्सनल एसेट्स ऑफ एनी शेयर होल्डर्स की जो पर्सनल एसेट्स हैं उनको लिक्विडेशन एस्टेट में इंक्लूड नहीं करेंगे। एसेट्स ऑफ एनी इंडियन और फॉरेन सब्सिडरी ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर, यानी कि कॉर्पोरेट डेटर की जो छोटी छोटी सब्सिडरीज है, इंडियन या फॉरेन सब्सिडरीज हैं, तो उनको क्यों परेशान करेंगे। हम ओनली कॉर्पोरेट डेटर की जो है एसेट्स को लेंगे, ना कि उनकी इंडियन या फॉरेन सब्सिडरीज को लेंगे, ठीक है। तो एनी अदर एसेट्स एज में बी स्पेसिफाइड बाय द बोर्ड, या कुछ और एसेट जो स्पेसिफाई की गई है, तो ये हमें लिस्ट दी गई है जो कि इंक्लूड नहीं की जाएंगे। ऊपर जो हमें लिस्ट दी गई थी वो ये लिस्ट दी गई है जो लिक्विडेशन एस्टेट में इंक्लूड किए जाएंगे। सो एक अमेंडमेंट है, आप यहाँ पे भी एक अमेंडमेंट मेंशन कर लेना अपनी नोट अपनी बुक में। सो हम इसको रीड करेंगे। रेगुलेशन 34 जो हमें अमेंडमेंट है जो इंस्टीट्यूट के नोट से पढ़ेंगे इसको हम। रेगुलेशन 34, तो ये जो हमें दिया गया है पेज 3.100 पर दिया गया है। इसके बारे में क्या बताया गया है कि जब लिक्विडेटर शैल विद इन 30 डेज फ्रॉम द लिक्विडेशन कमेंसमेंट डेट प्रिपेयर एन एसेट मेमोरेंडम इन अकॉर्डेंस विद दिस रेगुलेशन बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम प्रिपेयर्ड अंडर सेक्शन 29 विद सुटेबल मॉडिफिकेशंस। देखो अभी जो लिक्विडेशन प्रोसेस में आ गई है ना कंपनी, पहले जो CIRP प्रोसेस में देखो हमने पढ़ा था कि जो उससे पहले जो वहाँ पे इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम बनाया गया था, ठीक है। जो इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम 95 दिन के अंदर अंदर बनाया गया था, ठीक है। लिक्विडेशन जो इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट से 95 दिन के अंदर अंदर हमने उसमें क्या बनाया था, CIRP प्रोसेस में एक इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम बनाया था। इसी तरह यहाँ पे लिक्विडेशन प्रोसेस है, तो इसी तरह हम यहाँ पे क्या बनाएंगे, एसेट मेमोरेंडम बनाएंगे। और वो कितने दिन में बनाएंगे, विद इन 30 डेज फ्रॉम कौन सी डेट से बनाएंगे, लिक्विडेशन कमेंसमेंट डेट से। और फर्दर एक और पॉइंट है इसमें जो बताया गया है कि लिक्विडेटर शैल प्रिपेयर एन एसेट मेमोरेंडम इन अकॉर्डेंस विद हिज रेगुलेशन with this regulation within 75 days from the liquidation commencement date, ठीक है। इसको हम एक चार्ट के थ्रू पढ़ेंगे जो हमने इजी तरीके से बनाया हुआ है। देखो इसमें जो रेगुलेशन 4 है अमेंडमेंट को हमने इजीली तरीके से लिखा हुआ है। इफ COC हैज नॉट फिक्स द फीस ऑफ लिक्विडेटर द कंसल्टेशन कमिटी
में फिक्स द फीस ऑफ लिक्विडेटर, जो रेगुलेशन 4 में बताया गया था। तो रेगुलेशन 34 में क्या बताया गया है, प्रिपेयर एसेट मेमोरेंडम, यानी कि जो एसेट मेमोरेंडम को प्रिपेयर करना होगा, वेयर वैल्यूएशन ऑलरेडी डन, अगर वैल्यूएशन पहले से ही की गई है, ठीक है, तो उसमें तो कम टाइम लगेगा। तो अब कितने दिन में प्रिपेयर करना होगा एसेट मेमोरेंडम, विद इन 30 डेज ऑफ लिक्विडेशन कमेंसमेंट डेट। तो हमें, क्योंकि अब तो पहले वैल्यूएशन किया जा चुका है, तो अब कम टाइम लगेगा, तो विद इन 30 डेज हम क्या कर लेंगे, एसेट मेमोरेंडम को प्रिपेयर कर लेंगे। और अगर हमने वैल्यूएशन ऑलरेडी नोट डन, अगर एसेट जो, अगर वैल्यूएशन नहीं किया गया पहले से, तो उसमें तो टाइम लगेगा ना। तो उसमें कितना टाइम दिया गया है इसमें, तो विद इन 75 डेज ऑफ लिक्विडेशन कमेंसमेंट डेट। तो यहाँ पे जो एसेट मेमोरेंडम के रिगार्डिंग कितना टाइम दिया गया है, 75 डेज का टाइम पीरियड दिया गया है। और जो इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम को हम एक बार याद करने के पर्पज से एक बार मैं आपको लर्न करवा देती हूँ। जो इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम हमने कितने दिन में पढ़ा था, 95 दिन में बनाना होता है फ्रॉम द इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइम पीरियड अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस हमने यहाँ पे पढ़ी हैं। आप एक बार इसको इसी तरह या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या हम इसका PDF अपने टेलीग्राम चैनल में डाल देंगे, आप वहाँ से भी ले सकते हो, ठीक है। और अगर, और हमने इसके रिगार्डिंग और पढ़ेंगे अभी अमेंडमेंट्स को, हमारा आज ये इससे रिलेटेड प्रोविजंस हमने कवर अप किए हैं। जो हमारी जो अमेंडमेंट्स है ना इस चैप्टर में, अब की बार बहुत ज़्यादा अमेंडमेंट्स है गाइज, तो हमें इनको साथ साथ कवर कर रहे हैं हम इनको। जो साथ साथ में हमारे रिलेटेड प्रोविजंस आ रहे हैं, उन अमेंडमेंट्स को हम साथ साथ में ही कवर करेंगे। सो अभी हम अपने प्रोविजंस पर चलते हैं। तो हमने यहाँ तक पढ़ा था, सेक्शन 36 तक पढ़ा था। अभी हम आगे पढ़ते हैं, पावर ऑफ लिक्विडेटर टू एक्सेस इंफॉर्मेशन। तो लिक्विडेटर की क्या पावर है, वो इंफॉर्मेशन को असेस कर सकता है, ठीक है। पर्पज ऑफ एडमिशन एंड प्रूफ ऑफ क्लेम्स एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ द लिक्विडेशन एस्टेट एसेट रिलेटिंग टू द कॉर्पोरेट डेटर फ्रॉम द फॉलोइंग सोर्सेज, नेमली, यानी कि इन सोर्सेज से जो है वो इंफॉर्मेशन असेस कर सकता है। ये जो चार्ट की फॉर्म में दिए गए हैं, आप इनको रीड आउट कर सकते हैं। एन इंफॉर्मेशन यूटिलिटी क्रेडिट इंफॉर्मेशन सिस्टम रेगुलेटेड अंडर द लॉ, एनी एजेंसी ऑफ द सेंट्रल स्टेट और लोकल गवर्नमेंट इंक्लूडिंग एनी रजिस्ट्रेशन अथॉरिटीज। तो ये लिस्ट दी गई है हमें, जहाँ से जो लिक्विडेटर है क्या कर सकता है, लिक्विडेटर की पावर है इंफॉर्मेशन को असेस करने की, ठीक है। सो देन आगे हमें टाइम लिमिट्स बताए गए हैं कुछ। लिक्विडेटर टू प्रोवाइड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू क्रेडिटर्स, जो लिक्विडेटर है वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, किसको प्रोवाइड करेगा, क्रेडिटर को प्रोवाइड करेगा। और किसकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, कॉर्पोरेट डेटर की। देखो, द क्रेडिटर मे रिक्वायर द लिक्विडेटर टू प्रोवाइड देम एनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द कॉर्पोरेट डेटर, यानी कि कॉर्पोरेट डेटर की जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है वो किसको प्रोवाइड करी जाएगी, क्रेडिटर्स को प्रोवाइड करी जाएगी, लिक्विडेटर प्रोवाइड करेगा। सो देन टाइम लिमिट विद इन विच द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज टू बी प्रोवाइडेड टू क्रेडिटर, तो कितने दिन में प्रोवाइड करेगा, द लिक्विडेटर शैल प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू सच क्रेडिटर हु हैज रिक्वेस्टेड फॉर सच इंफॉर्मेशन विद इन ए पीरियड ऑफ 7 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सच रिक्वेस्ट और प्रोवाइड रीजंस फॉर नॉट प्रोवाइडिंग सच इन्फॉर्मेशन। देन विद इन 7 डेज क्या है, वो प्रोवाइड करेगा फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को, क्रेडिटर्स को प्रोवाइड करेगा, ठीक है। सो देन कंसोलिडेशन ऑफ क्लेम्स के बारे में बताया गया है, कलेक्शन ऑफ क्लेम्स बाय लिक्विडेटर। तो लिक्विडेटर शैल रिसीव और कलेक्ट द क्लेम्स ऑफ क्रेडिटर्स विद इन ए पीरियड ऑफ 30 डेज। जो लिक्विडेटर है जो उस क्या करेगा, क्लेम्स कलेक्ट करेगा क्रेडिटर्स के, कितने दिन के अंदर कलेक्ट करेगा, विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ लिक्विडेशन प्रोसेस। जिस दिन से लिक्विडेशन प्रोसेस स्टार्ट होगी उसके 30 दिन के अंदर अंदर वो क्या करेगा, रिसीव करेगा एंड कलेक्ट करेगा क्लेम्स ऑफ क्रेडिटर्स, ठीक है। देन सबमिशन ऑफ क्लेम्स, जो है फाइनेंशियल क्रेडिटर क्या करेंगे, सबमिट करेंगे क्लेम्स को, किसको करेंगे, लिक्विडेटर को सबमिट करेंगे, ठीक है। ए रिकॉर्ड ऑफ सच क्लेम्स विद एन इंफॉर्मेशन यूटिलिटी, ठीक है, वेयर प्रोवाइडेड दैट वेयर द इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द क्लेम is not recorded in the information utility, the financial creditor may submit the claim in the same manner as provided for the submission of claim for the operational creditor, ठीक है। तो इस केस में जो है वो अपना क्लेम सबमिट करेंगे। सो देन सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स, एंड ऑपरेशनल क्रेडिटर मे सबमिट ए क्लेम टू द लिक्विडेटर, जो ऑपरेशनल क्रेडिटर है वो भी सबमिट कर सकते हैं क्लेम, किसको कर सकते हैं, लिक्विडेटर को, इन सच फॉर्म एंड इन सच मैनर एंड अलॉन्ग विद सच सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू प्रूव द क्लेम एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द बोर्ड। तो ऑपरेशनल क्रेडिटर है वो भी अपना क्लेम सबमिट करेंगे। सो देन एक्सटेंट ऑफ क्लेम्स टू बी सबमिटेड, वेयर ए क्रेडिटर हु इज पार्टली ए फाइनेंशियल क्रेडिटर एंड पार्टली ए ऑपरेशनल क्रेडिटर, यानी कि वो पार्टली फाइनेंशियल क्रेडिटर भी है, ऑपरेशनल क्रेडिटर भी है, तो वो अपना
अपना टू द एक्सटेंट ऑफ जो अमाउंट क्या है वो क्लेम सबमिट करेगा, कितनी अमाउंट तक वो फाइनेंशियल क्रेडिटर है और कितनी अमाउंट तक वो ऑपरेशनल क्रेडिटर है, ठीक है। देन अल्ट्रेशन इन क्लेम, यानी कि एक बार उसने जो क्लेम सबमिट कर दिया, ठीक है, क्लेम को सबमिट करने के बाद क्लेम में कुछ अल्ट्रेशन किया जा सकता है, कितने दिन के अंदर अंदर किया जा सकता है, विद इन 14 डेज ऑफ इट्स सबमिशन। सबमिशन करने के बाद जो क्लेम को सबमिट कर दिया था तो उसके सबमिट करने के 14 डेज के अंदर अंदर जो है उसको अल्टर किया जा सकता है या क्लेम को विड्रॉ भी किया जा सकता है, ठीक है। तो विड्रॉ भी किया जा सकता है और अल्टर भी किया जा सकता है। वेरिफिकेशन ऑफ क्लेम, वेरिफिकेशन ऑफ क्लेम कैसे रहेगा, लिक्विडेटर शैल वेरीफाई द क्लेम सबमिटेड विद इन 30 डेज फ्रॉम द लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ क्लेम। तो लिक्विडेटर कब कितने दिन में वेरीफाई करेगा, 30 डेज में क्लेम को वेरीफाई करेगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस फॉर सबमिशन ऑफ क्लेम, liquidator may require any creditor or the corporate debtor or any other person to produce any other document or evidence which he thinks necessary for the purpose of verifying the whole or any part of the claim, admission or rejection of the claim, ठीक है। तो क्या होगा, द लिक्विडेटर में आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ क्लेम, लिक्विडेटर जो है वेरिफिकेशन करेगा क्लेम का, उसके बाद क्या करेगा, क्लेम को या तो वो एडमिट करेगा या वो रिजेक्ट करेगा। वो अगर एडमिट करेगा या रिजेक्ट करेगा, अगर वो रिजेक्ट करेगा तो क्या करेगा, देखो दो चीज़ें होंगी। जब लिक्विडेशन है पहले क्लेम को वेरीफाई करेगा, कितने दिन में करेगा, 30 डेज में रिसीव करने के बाद। तो उसके बाद या तो वो उसको एडमिट करेगा या फिर वो क्या करेगा, रिजेक्ट करेगा, ठीक है। तो क्लेम को अगर एडमिट करता है, एडमिट करेगा तो उसको कम्युनिकेट कर देगा विद इन 7 डेज में। एक तो या तो एडमिट करेगा, देखो या तो एडमिट करेगा या रिजेक्ट करेगा। अगर रिजेक्ट करता है तो उसके रीजन बताएगा कि रिजेक्ट करने का रीजन क्या है, राइटिंग में रीजन्स देगा। और अगर एडमिट करता है तो विद इन 7 डेज ऑफ सच एडमिशन क्या कर देगा, कम्युनिकेट कर देगा अपने डिसीजन को, ठीक है। तो अपने डिसीजन को कम्युनिकेट कर देगा टू द क्रेडिटर। तो देन हम इसके बारे में बताया गया है। अपील अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ लिक्विडेटर, अगर कोई लिक्विडेटर के डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं है तो जो क्रेडिटर है उसने, जो लिक्विडेटर ने कोई डिसीजन लिया और क्रेडिटर उससे सेटिस्फाइड नहीं है तो वो कहाँ अपील कर सकता है, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को अपील कर सकता है विद इन 14 डेज ऑफ इट्स डिसीजन ऑफ लिक्विडेटर। हमने इसको चार्ट के थ्रू भी बनाया है, आप इसको देख सकते हो। देखो एक टाइम लिमिट को हमने एक चार्ट से हमने बनाया है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जो हमने इजिली बनाया है। कलेक्शन ऑफ क्लेम्स बाय लिक्विडेटर विद इन 30 डेज, अल्ट्रेशन ऑफ क्लेम्स विद इन 14 डेज, वेरिफिकेशन ऑफ क्लेम्स विद इन 30 डेज, देन कम्युनिकेशन ऑफ डिसीजन विद इन 7 डेज। देखो कम्युनिकेट करने के लिए बहुत कम टाइम दिया गया है, विद इन 7 डेज। अपील अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ लिक्विडेटर विद इन 14 डेज, ठीक है। तो आप इनको याद रख सकते हैं और आपको एमसीक्यू पर्पज से भी बहुत हेल्प करेगा ये चार्ट जो है, क्योंकि पेपर में ये टाइम लिमिट जो डेज की आती है ना, एमसीक्यू पर्पज से आती हैं। तो आप इनको एक बार रिवाइज कर सकते हैं अच्छे से और आपको आसान रहेगा। आप इसमें ये याद रख सकते हैं, कम्युनिकेशन ऑफ डिसीजन और एडमिशन रिजेक्शन में विद इन 7 डेज है, ठीक है। यानी कि कम्युनिकेट करने के लिए बहुत टाइम कम दिया गया है, बाकी में फिर भी उनको टाइम दिया गया है। तो आप इनको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। हमने आज सेक्शन 42 तक कवर किया है, तो नेक्स्ट क्लास में हम आगे स्टार्ट करेंगे। तो आप एक बार इस चैप्टर को रिवाइज कर